हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल वाले अध्याय को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी कि सोशल साइंस की कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हमारे अतीत टू। यह हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में तीसरा अध्याय है दिल्ली के सुल्तान। कल हमने पहला पार्ट देखा था। आज हम दूसरे पार्ट में पेज नंबर 36 से 40 पर जो भी इंफॉर्मेशन दी है उनको कवर करते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालकर आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, यह वीडियो किसके लिए यूजफुल है? तो जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है, और साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके सिलेबस में यदि दिल्ली सल्तनत है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो हमारे अतीत टू तीसरा अध्याय दिल्ली के सुल्तान कक्षा 7 की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, और कल हमने मानचित्र 3 देखा था। तो यहां तक दोस्तों कल का वीडियो चला था। मानचित्र 3 को देखें। और यह क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत में अभियान चलाए, युद्ध किए, उनका जिक्र यह मानचित्र में किया गया है। तो यहाँ पर है दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों किसका शासन था? अलाउद्दीन खिलजी का। 1301 में उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया, 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो 1299 में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। यहाँ वर्ष भी दर्शाए गए हैं। तो लास्ट में दक्षिण भारत में तंजावुर पर 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, युद्ध किया था। और आज हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यह देखिए चित्र 2 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह चित्र दिया गया है। और यह क्या है? यह दोस्तों मस्जिद का एक कैंपस है। क्या? मस्जिद का एक कैंपस है। और यहां पर आप देख सकते हैं यह है कुतुब मीनार। तो 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें इमेज में आप देख सकते हैं। यह मीनारें क्या है दोस्तों? यहां पर कुतुब मीनार है। कितने मंजिले में बना है दोस्तों यह कुतुब मीनार? 5 मंजिला है कुतुब मीनार। और यहां पर एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। और यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद को दिल्ली की जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली एकुना यानी कि पुराना शहर कहा गया है। याद रखना दोस्तों, दिल्ली के पुराने शहर को क्या कहा गया है? दिल्ली एकुना, जिसका मीनिंग होता है पुराना शहर। और इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया। इल्तुतमिश ने दोस्तों 3 मंजिले तक काम किया, और लास्ट में फिरोज शाह तुगलक ने यह मीनार पर काम किया। तो इस तरह कुतुब मीनार में 3 शासकों के नाम जुड़े हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। आंसर बताइए, कुतुब मीनार निम्न में से किस सुल्तान द्वारा बनवाई गई एक इमारत है? तो कुतुब मीनार दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कार्य शुरू किया, निर्माण कार्य शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाद में इल्तुतमिश ने 3 मंजिले तक कार्य किया, और लास्ट में फिरोज शाह तुगलक ने भी 1 मंजिले इमारत बनवाई। यहाँ कुतुब मीनार को देख सकते हैं, 1 मंजिला, 2, 3, 4 और 5 मंजिला यह इमारत है। तो याद रखना, उपर्युक्त सभी ने कुतुब मीनार निर्माण करने में कार्य किया था। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे बात करें मस्जिद। तो यह अरबी भाषा का एक शब्द है। क्या? मस्जिद एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा। सजदा क्या है? घुटने और माथा टेककर जो दोस्तों सजदा किया जाता है। तो वो तो आपको पता ही होगा कि आपने बहुत सारी फिल्मों में यह सजदा करते हुए मुस्लिम समुदाय को देखा होगा। तो मस्जिद यह एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। और जामा मस्जिद
या मस्जिद ए जामी, इमेज में आप देख सकते हैं जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। क्या दोस्तों, अनेक मुसलमान एकत्र होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है मस्जिद ए जामी यानी कि जामा मस्जिद। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी कि नेता के रूप में चुना जाता है। दोस्तों, इमाम के रूप में किसको चुना जाता है? तो नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश, दोस्तों धर्मोपदेश को उनकी भाषा में कहा जाता है खुतबा। तो यह जो शुक्रवार की नमाज होती है इसमें यह इमाम खुतबा भी देता है यानी कि धर्मोपदेश देता है। आंसर बताइए, नमाज की रस्म के लिए इमाम यानी कि नेता के रूप में किसको चुना जाता है? तो नमाज की रस्म के लिए इमाम के रूप में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को चुना जाता है। और यह क्या करता है? तो मैंने आपको बताया शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी कि खुतबा भी देता है यह इमाम। ओके, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या दोस्तों, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। तो यहाँ से एक सुंदर सा क्वेश्चन बन सकता है कि मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? मक्का की ओर की दिशा को कहा जाता है किबला। और यह चित्र 3 को देखिए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह चित्र 3 दिया गया है। यह चित्र किसका है? बेगमपुरी मस्जिद का चित्र है और यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी यानी कि जहांपनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। और जहांपनाह का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व की शरण स्थली। एक बार फिर से पढ़ लो, यह चित्र है बेगमपुरी मस्जिद का। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। और यह भी मानचित्र 1 को देख लीजिए, जहांपनाह कहां पर है? तो यहाँ है जहांपनाह। और दोस्तों यहाँ पर है हौज खास, यहाँ पर सिरी है और यहाँ दिल्ली एक कोना है, यानी कि यह सभी इलाकों को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगी पुरानी दिल्ली। जहांपनाह का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया जहांपनाह का अर्थ क्या होता है? विश्व की शरण स्थली जहांपनाह का अर्थ होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। आंसर बताइए, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई मस्जिद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों जल्दबाजी में मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी, एक बार फिर से रिवाइज कर ले ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। क्यों बनवाई? इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी यह मस्जिदें सहायक थे। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई मस्जिद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और दोस्तों कौन सा कथन सही है? 2 सेंटेंस दिए हैं। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था, यह कथन बिल्कुल सही। परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी यह मस्जिदें सहायक थी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर बन जाता है 1 और 2, दोनों कथन बिल्कुल सही। और दोस्तों यहाँ तीसरा सेंटेंस नहीं दिया गया है, तो यह ऑप्शन मैंने आपके सामने गलती से रख दिए है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। क्या दोस्तों? एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान
अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। और यह चित्र 4 को देखिए, किसका चित्र है? मोठ की मस्जिद का यह चित्र है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में यह चित्र दिया गया है, मोठ की मस्जिद का चित्र। सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। क्या दोस्तों? मोठ की मस्जिद किसने बनवाई थी? तो सिकंदर लोदी के एक मंत्री द्वारा यह मोठ की मस्जिद बनवाई गई थी। तो यहां से एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, मोठ की मस्जिद निम्न में से किस शासक के मंत्री द्वारा बनवाई गई थी? किस शासक के मंत्री द्वारा यह मोठ की मस्जिद बनवाई गई थी? तो मैंने किसका जिक्र किया? सिकंदर लोदी के मंत्री द्वारा यह मोठ की मस्जिद बनवाई गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे दोस्तों यह चित्र 5 को देखिए, यह चित्र किसका है? जमाली कमाली की मस्जिद का यह चित्र है। 1520 के दशक के आखिरी दिनों में यह मस्जिद का निर्माण हुआ। तो यहां से हमें क्या याद रख लेना चाहिए कि जमाली कमाली की मस्जिद किस शहर में स्थित है? दिल्ली में। जमाली कमाली की मस्जिद का निर्माण कब किया गया? 1520 के दशक के आखिरी दिनों में यह मस्जिद का निर्माण किया गया। आगे खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। क्या दोस्तों? इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। क्या दोस्तों? इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था तथा उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, मतलब ट्रेनिंग दी जाती थी। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। चलिए आंसर बताइए। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। दिल्ली के सुल्तान अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद नहीं करते थे। दोस्तों यह सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। यहाँ लिखा है नहीं करते थे, इसीलिए यह सेंटेंस गलत। विशेष गुलाम पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि गुलाम थे इसीलिए यह विशेष गुलाम पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस सही, हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे बेटों से बढ़कर गुलाम। दोस्तों इस तरह की इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो दोस्तों क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? इसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए सोचने के लिए यहाँ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में रखा गया है। एक बार फिर से पढ़ लो कि बेटों से बढ़कर गुलाम, इस टाइटल से एक दोस्तों अनुच्छेद दिया गया है कि सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते हैं। तो क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है दोस्तों? आगे बात करें तो खलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। किस वंश के शासक? खलजी और तुगलक वंश के शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे, यानी कि गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करते रहे और साथ ही साथ अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी
ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद के लिए चुना जाता था, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। क्या दोस्तों? ऐसे गुलामों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों यानी कि उनके बेटों के प्रति उत्तरदायी नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। होता क्या था कि गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं, क्योंकि नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। क्या दोस्तों? सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। आंसर बताइए। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए तो दोस्तों दिल्ली के सुल्तान की क्या तारीफ की थी? नहीं, दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी। दोस्तों यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, तो ऑप्शन सी लिखने से यह क्वेश्चन सही हो जाएगा कि फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की थी। सही आंसर ऑप्शन सी। आगे दोस्तों सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन की बात करें, यानी कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पद पर नियुक्त किया था। देखो, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। और एक शब्द यहाँ आया कलाल। कलाल का मीनिंग क्या होता है? तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में शराब बनाने और बेचने वाले को कलाल कहा जाता था। एक बार फिर से पढ़ लो। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। चलिए आंसर बताइए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में शराब बनाने और बेचने वाले को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था कलाल। सही आंसर है ऑप्शन ए। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? दोस्तों एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपके लिए रखा गया है, और आप सोचिए कि आखिरकार जियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी। देखो, 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। और पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। आंसर बताइए। खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके क्या कहलाते थे? तो मैंने आपको बताया इलाके क्या कहलाते थे। इलाके कहलाते थे इक्ता। और दोस्तों इक्ता को संभालने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। ओके। और मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना। दोस्तों यह मुक्ति का फर्ज क्या था? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे।
और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे, उनकी सैलरी देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरागत से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था, यानी कि ट्रांसफर किया जाता था। एक बार फिर से देख लो, यहां से पढ़ लेते हैं कि पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। और मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना। यह मुक्ति का फर्ज था और अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे, सैलरी देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। किसके शासनकाल में इन नियमों का सख्ती से पालन होता था? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। क्या दोस्तों? मुक्ति लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य का निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। यह संख्या भी दोस्तों तय की गई थी कि कितने सैनिक रखने चाहिए और जो कर वसूलता है वो ज्यादा तो नहीं है ना, वो भी टैली किया जाता था। आंसर बताइए। खलजी और तुगलक के समय निर्मित पद मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों, मुक्ति के संदर्भ में 2 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। मुक्ति अपनी इच्छा अनुसार लोगों से कर वसूल सकता था। यह कथन बिल्कुल गलत, क्योंकि मुक्ति अपनी इच्छा के अनुसार लोगों से कर वसूल सकता न था। मुक्ति का पद वंश परंपरागत था। यह कथन भी गलत है और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इनमें से कोई भी कथन सही नहीं। आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। क्या दोस्तों? जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में स्थानीय सामंतों को और बाद में रिक्त स्थान दिया गया है, तो स्थानीय सामंतों को कर वसूलने का अधिकार दिया गया, यह कथन गलत। कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, यह कथन बिल्कुल सही। और कर बदले में जमीन देने का कानून लागू किया गया, यह कथन गलत है। तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी कि अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में स्थानीय सामंतों को कर लगाने का जो अधिकार दिया गया था वो छीन लिया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। क्या? सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में 3 तरह के कर थे, कृषि पर, मवेशियों पर और घरों पर।
और कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था और जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 3 प्रकार के कर, कृषि पर, मवेशियों पर और घरों पर, और कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था और जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। आंसर बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने तरह के कर थे? 3 तरह के कर थे। सही आंसर है ऑप्शन सी। और यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दक्षिण में भी विजय प्राप्त किए, लेकिन कुछ समय बाद फिर से स्वतंत्र हो गए थे। और यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। तो यहाँ तक दोस्तों यह दूसरा पार्ट हम रखते हैं। कल हम तीसरे पार्ट में इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।